आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस वीडियो में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय इसके द्वारा हम इमेज कैसे बना सकते हैं, एंड इट्स मैग्निफिकेशन पावर, और इसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो अगर बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो साइज में स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाने में हमारी हेल्प करता है। साइज में ऐसी ऑब्जेक्ट जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो ये उनको ना हमें बड़ा करके दिखाता है। तो देख लेते हैं किस टाइप का होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है 2 सिलेंड्रिकल पाइप होते हैं, जिसमें से एक पाइप का जो डायमीटर होता है वो ज्यादा होता है, जबकि दूसरे पाइप का डायमीटर कम होता है। कम डायमीटर का पाइप ज्यादा डायमीटर के पाइप में अंदर लगा होता है, और इन दोनों को एक दूसरे के अंदर एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इस मतलब इन दोनों पाइप को एक दूसरे के अंदर एडजस्ट किया जा सकता है और इनको बाहर भी निकाला जा सकता है इस तरह से। अब ये जो दोनों पाइप होते हैं, इनको जो है ये एक स्टैंड द्वारा होल्ड किया होता है कुछ इस टाइप से, और यहां नीचे की साइड में इसका बेस होता है, और यहां एक रेक्टेंगुलर प्लेट होती है, और ये रेक्टेंगुलर प्लेट भी स्टैंड द्वारा होल्ड की गई होती है। जिस किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को हमें देखना होता है उसे हम यहां इस प्लेट के ऊपर रखते हैं, और जब इस साइड से उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऑब्जेक्ट जो साइज में बहुत स्मॉल थी वो हमें बहुत बड़ी करके दिखाई देती है। तो इस तरह से जो है ना हम इसका यूज करके साइज में स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो मेन रोल है वो इन 2 सिलेंड्रिकल पाइप का है। बाकी तो ये एक स्टैंड है जो इस पाइप को होल्ड किए हुए होता है, ये एक डिस्क है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होती है, और ये इसका बेस होता है। मेन रोल जो है इस पाइप का है। तो अगर बात करें हम इन दोनों पाइप की, तो इन दोनों पाइप में से जो बड़े डायमीटर वाला पाइप है, इसके एंड पर एक लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और इस दूसरे वाले पाइप के एंड पर भी एक लेंस लगा होता है, ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस बड़े डायमीटर वाले पाइप के एंड पर लगा होता है, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, वो जो है ना उसकी फोकल लेंथ भी कम होती है, और साथ साथ इसका जो अपर्चर होता है, अपर्चर क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जो डिस्टेंस होती है इसे कहते हैं अपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका अपर्चर भी कम होता है और इसकी फोकल लेंथ भी कम होती है। ठीक उसी तरह से जो दूसरे पाइप के एंड पर एक लेंस लगा होता है, इस लेंस का अपर्चर भी ज्यादा होता है और इसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होती है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, जिसमें से एक कम फोकल लेंथ और स्मॉल अपर्चर का कॉन्वेक्स लेंस, और एक बड़ी ज्यादा अपर्चर और ज्यादा फोकल लेंथ का एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। और ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस जो है दोनों सिलेंड्रिकल पाइप के एंड पर लगे होते हैं, और इन दोनों सिलेंड्रिकल पाइप को हम एक दूसरे में एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है ना। जब हम इन दोनों पाइप को बाहर खींचते हैं तो लेंसों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है। जब हम इस पाइप को अंदर की ओर सरकाते हैं तो लेंस के बीच की डिस्टेंस घट जाती है। ठीक है ना। तो ये होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर। अब इसका काम क्या होता है, ये जो है ना साइज में बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट को हमें बड़ा करके दिखाने में हेल्प करता है। किस तरह से दिखाता है अब ये जान लेते हैं। तो ये ऐसा करता क्या है, जिससे हमें साइज में स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है बड़ी दिखने लगती है। तो ये जो है ना ये ऐसा करता है कि जो साइज में स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा हमारी आईज पर बनने वाला जो एंगल ऑफ व्यू होता है, एंगल ऑफ व्यू को बड़ा कर देता है। अब ये एंगल ऑफ व्यू क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, यहां पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें इसलिए दिखती है क्योंकि ऑब्जेक्ट से ना लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक पहुंचती है। तो मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर कोई पर्सन खड़ा है और यहां पर इसकी आईज है, और इस ऑब्जेक्ट से जो है ना इस पर्सन की आईज तक लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर पहुंच रही है। तो अगर हम इसकी ऑब्जेक्ट के दोनों एंड पॉइंट से आने वाली लाइट रेज को ड्रॉ कर लें
तो इन लाइट रेस के बीच बना जो ये एंगल होता है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ व्यू। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट साइज में स्मॉल है तो उसके द्वारा बनाया गया एंगल ऑफ व्यू स्मॉल बनता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट साइज में बड़ी है, जैसे मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है जो कि साइज में बड़ी है, इतनी डिस्टेंस पर हम एक और पर्सन ले लेते हैं, तो अब क्या होगा, जब इस ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट से लाइट रेज आएंगी तो लाइट रेज के बीच बनने वाला जो एंगल होगा वो ज्यादा हो जाएगा। जबकि जब ऑब्जेक्ट छोटी थी तो लाइट रेज के बीच बनने वाला जो एंगल ऑफ व्यू था वो छोटा था। तो ये काम करता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप साइज में स्मॉल ऑब्जेक्ट से जो आने वाली लाइट रेज होती हैं उनके द्वारा हमारी आईज पर बनने वाला जो एंगल ऑफ व्यू होता है उसको बड़ा कर देता है। और उसको बड़ा करने के लिए क्या करता है, ये जो है इस ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज बनाता है। जब स्मॉल ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएंगी तो एंगल ऑफ व्यू भी स्मॉल होगा। जब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप उस स्मॉल ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा कर देगा तो उस इमेज से आने वाली जो लाइट रेज होंगी उनके बीच बनने वाला जो एंगल ऑफ व्यू होगा वो भी बड़ा होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें स्मॉल दिखती है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज के बीच जो एंगल ऑफ व्यू होता है वो स्मॉल होता है। लेकिन अगर हम किसी सोर्स से उस एंगल ऑफ व्यू को बड़ा कर दें तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना, जो साइज में स्मॉल है, जो हमें नहीं दिख पा रही थी या वो जगह स्मॉल दिख रही थी, वो हमें साइज में बड़ी दिखने लगेगी। तो यही काम करता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इसके लिए जो है इसमें दो लेंस लगे होते हैं, जिनमें से एक होता है कम फोकल लेंथ और स्मॉल अपर्चर का एक कॉन्वेक्स लेंस जो सिलेंड्रिकल पाइप के एक सिरे पर लगा होता है, जबकि दूसरी साइड दूसरे सिलेंड्रिकल पाइप के एंड पर लगा होता है एक ज्यादा फोकल लेंथ और बड़े अपर्चर का दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना। तो वैसे तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है हमने इसको कुछ इस टाइप से ड्रॉ किया है, जिसमें से यहाँ एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कम है और साथ साथ जो है इसका अपर्चर भी कम है, और यहाँ पर ये एक दूसरा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा है और इसका अपर्चर भी ज्यादा है। तो ये जो लेंस होता है ना, ये नीचे वाला लेंस है जिसके पास ऑब्जेक्ट होती है। क्योंकि इस लेंस के पास ऑब्जेक्ट होती है इसलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है। जबकि जो ये दूसरा लेंस है, ये दूसरा लेंस वो लेंस है जो ऊपर वाले पाइप में दूसरे एंड पर लगा होता है, जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो क्योंकि ये जो लेंस है हमारी आईज के पास होता है इसलिए इसको कहते हैं आई पीस। तो ये वाला जो लेंस है ये आई पीस है और ये वाला जो लेंस है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती है और उस ऑब्जेक्ट को ये पूरा का पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में साइज में बड़ा करके दिखाता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो तो क्लियर हो गया, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो साइज में स्मॉल ऑब्जेक्ट को हमें बड़ा करके दिखाता है। और इसके लिए ये क्या करता है, इसके लिए जो है ना ये ऑब्जेक्ट से बनने वाले एंगल ऑफ व्यू को बड़ा कर देता है, जिससे कि ऑब्जेक्ट की इमेज हमें बड़ी दिखने लगती है। ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय इट। तो देख लेते हैं कि इसके द्वारा इमेज कैसे बनती है। तो ये जो है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो लेंस हैं, जिसमें से ये एक कम फोकल लेंथ और स्मॉल अपर्चर का लेंस है, जबकि ये जो है बड़ी फोकल लेंथ और बड़े अपर्चर का दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है। ये वाला लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है इसलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जबकि ये लेंस जो होता है हमारी आईज के पास होता है इसलिए इसको कहते हैं आई पीस। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने उससे कुछ डिस्टेंस पर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखी है। तो जब कॉन्वेक्स लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट होती है तो सबसे पहले एक लाइट रे को हम उसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे बिना जो है अपने बेस से मुड़े सीधी निकल जाती है। ठीक है ना। जबकि जो दूसरी लाइट रे होती है वो हम ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जो है लेंस के फोकस से जाती है। क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो लेंस के जो फोकस होते हैं वो दोनों साइड होते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखी है, और ये इसकी इमेज जो बना रहा है वो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच बना रहा है। जैसे कि क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है फोकल लेंथ से दोगुनी डिस्टेंस पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ये लेंस जो है इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस लेंस के सामने रखी है। सबसे पहले हम एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाते हैं जो सीधी निकल जाती है। दूसरी लाइट रे को हम ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल लेकर जाते हैं जो कि इसके फोकस से जाती है। जहां ये लाइट रेज मिलती है वहां पर बनती है इमेज। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये है ए बी, और इस ऑब्जेक्ट द्वारा बनने वाली जो इमेज है ये है ए डैश बी डैश। क्योंकि जो लेंस है इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस को डिनोट करते हैं एफ ओ से, तो ये भी एफ ओ है और ये भी एफ ओ है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है इसे डिनोट करते हैं यूओ से, और ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की जो डिस्टेंस होती है इसे डिनोट करते हैं वीओ से।
ठीक है ना। तो अब इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी है ए डैश बी डैश। अब ये जो इमेज है ना वो आई पीस के ठीक सामने बनी है और साइज में ऑपोजिट है। और क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव आई पीस है, आई पीस की जो फोकल लेंथ होती है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से ज्यादा होती है। तो अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम है तो आई पीस की जो फोकल लेंथ होती है वो ज्यादा होती है। तो ये जो है आई पीस की फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनी जो इमेज है वो आई पीस के फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच बन रही है। तो क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट इमेज जो है आई पीस के सामने है तो ये इमेज इस आई पीस के लिए जो है ऑब्जेक्ट का वर्क करती है, ऑब्जेक्ट का। तो क्योंकि ये इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है इसलिए इस ऑब्जेक्ट की आई पीस से जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी यूई, ठीक है ना। अब क्या होता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है आई पीस के सामने इसके फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच है, तो सबसे पहले हम एक लाइट रे को लेकर जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधी निकल जाएगी। फिर दूसरी लाइट रे को लेकर जाएंगे ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है। तो ये जो इसका फोकस है एफ है तो यहां पर भी ये क्या होगा एफ हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ना फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच है तो जब किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच होती है तो ये उसकी इमेज बनाता है सीधी और साथ साथ इमेजिनरी। मतलब ये जो लाइट रेज है एक तो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, दूसरी जो है पैरेलल लाइट रे फोकस से चली जाती है। तो ये लाइट रेज ना आगे तो फैलती जाती हैं तो इनको जो ना हम पीछे इमेजिनरी लाइंस द्वारा मिला देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट एक इमेज बन जाती है जो कि इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है। ए डबल डैश बी डबल डैश, तो ये जो है ना ए डबल डैश बी डबल डैश ये इस पूरे के पूरे सिस्टम द्वारा बनने वाली फाइनल इमेज है। और ये जो इमेज है साइज में बहुत बड़ी है जबकि इसकी कंपेयर में जो ऑब्जेक्ट थी वो साइज में बहुत छोटी थी। तो जब किसी छोटी ऑब्जेक्ट से हम आइस पर जो है एंगल ऑफ व्यू बनाते हैं तो वो छोटा होता है, लेकिन जब हम किसी बड़ी ऑब्जेक्ट से आइस पर एंगल ऑफ व्यू बनाते हैं तो वो बड़ा होता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटी है तो इस ऑब्जेक्ट द्वारा हमारी आइस पर बनने वाला जो एंगल ऑफ व्यू होगा वो छोटा होगा, जबकि जो इमेज है बहुत बड़ी है तो बड़ी इमेज द्वारा बनने वाला जो एंगल ऑफ व्यू होगा ये भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हम एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से साइज में बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज बना सकते हैं जिससे कि उसका आइस पर बना एंगल ऑफ व्यू बढ़ जाए और वो हमें बड़ी दिखने लगे, ठीक है ना। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है इट्स मैग्निफिकेशन पावर। तो देख लेते हैं इसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है। मैग्निफिकेशन पावर, तो मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है। मैग्निफिकेशन पावर का फर्स्ट लेटर है एम, तो इसको जो है कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब ये होती क्या है, तो ये होती है फाइनल इमेज द्वारा आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर पर बने एंगल ऑफ व्यू और ऑब्जेक्ट द्वारा आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर पर बने एंगल ऑफ व्यू। तो इसके लिए जो है ना मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। ये जो लाइन है तो ये लाइन यहां पर एक एंगल बना रही है। तो ये जो एंगल है ना ये ऑब्जेक्ट द्वारा आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर पर बनने वाला एंगल ऑफ व्यू है, जबकि ये जो एंगल है ये फाइनल इमेज द्वारा आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर पर बनने वाला एंगल ऑफ व्यू है। तो इसको नोट कर लेते हैं अल्फा से और इसको मान लेते हैं बीटा, अल्फा और बीटा। नेक्स्ट, तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ एंगल ऑफ व्यू formed by the final image to the ratio of angle of view formed by the object on the eyepiece। मतलब किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा बनने वाली फाइनल इमेज द्वारा आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर पर बनने वाले एंगल ऑफ व्यू और ऑब्जेक्ट द्वारा आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर पर बनने वाले एंगल ऑफ व्यू का जो रेशियो होता है इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और ये जो होता है ये होता है बीटा अपॉन अल्फा, क्योंकि फाइनल इमेज द्वारा यहां बनने वाला जो एंगल ऑफ व्यू है वो है बीटा
ऑब्जेक्ट द्वारा बनने वाला है अल्फा, इन दोनों एंगल का जो रेशियो होता है इसी को कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इसको एम से नोट करते हैं। एम होता है बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में 10 की, तो 10 एक ऐसा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। 10 में 10 जीरो की वैल्यू होती है 0, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, जबकि 10 45 कितना होता है 1, और 10 60 की वैल्यू होती है √3, और 10 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो जब हम एंगल को 0 से 90 तक बढ़ाते हैं तो वैल्यू भी जो है लगातार बढ़ती जाती है। मतलब अगर हम एंगल बढ़ाएंगे तो वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन अगर हम एंगल को कम करना शुरू कर दें तो वैल्यू भी कम होना शुरू हो जाती है, और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि एंगल और वैल्यू दोनों बराबर हो जाते हैं। मतलब 10 में 10 जीरो की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 0। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 जो होता है ना, 10 में स्मॉल एंगल के लिए, जैसे कि अगर हमारे पास कोई स्मॉल एंगल है थीटा, तो स्मॉल एंगल के लिए 10 थीटा की जो वैल्यू होती है वो थीटा के बराबर ही होती है, ठीक उस तरह से जैसे कि 10 जीरो इक्वल क्या है 0, ठीक है। तो अगर अल्फा और बीटा जो कि एंगल ऑफ व्यू है ये स्मॉल एंगल्स हों, छोटे छोटे एंगल हों, तो उस सिचुएशन में हम लिख सकते हैं तो अगर अल्फा और बीटा बहुत छोटे एंगल हो तो हम लिख सकते हैं 10 अल्फा इक्वल अल्फा और 10 बीटा इक्वल बीटा। मतलब अल्फा के प्लेस पर 10 अल्फा राइट करेंगे और बीटा के प्लेस पर 10 बीटा राइट करेंगे। तो m इक्वल क्या है बीटा अपॉन अल्फा, तो m इक्वल बीटा अपॉन अल्फा। 10 बीटा की वैल्यू क्या होती है बीटा, मतलब बीटा के प्लेस पर हम राइट कर सकते हैं 10 बीटा जब स्मॉल एंगल हो। इसी तरह से अल्फा के प्लेस पर क्या राइट करेंगे 10 अल्फा। तो जहां पर बीटा था वहां पर 10 बीटा हो गया है, और जहां पर अल्फा था वहां पर 10 अल्फा हो गया, ठीक है ना। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे यहीं पर ही छोड़ देंगे। अब आगे देख लेते हैं 10 बीटा। 10 बीटा में 10 जो होता है, जैसे कि अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसको कहते हैं बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। तो 10 जो होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले देख लेते हैं बीटा किस राइट ट्राइंगल में बन रहा है। तो बीटा बीटा जो एंगल है वो इस राइट ट्राइंगल के अंदर बना है। ये जो राइट ट्राइंगल है इसका नाम है ए डबल डैश बी डबल डैश ई। तो ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ई में 10 बीटा, 10 बीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल के सामने वाला जो होता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर, और एंगल के पास वाली जो साइड होती है इसे कहते हैं बेस, जबकि ये जो सबसे बड़ी साइड है ये होगी हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बेस क्या है ए डबल डैश ई। तो अपॉन में राइट करेंगे ए डबल डैश ई। नेक्स्ट 10 अल्फा। अल्फा जो एंगल है वो एक दूसरे राइट ट्राइंगल में बन रहा है जो कि वाला राइट ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम है ए बी ई, ए बी ई। तो इसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे ए बी ई। तो ट्राइंगल ए बी ई में 10 अल्फा, 10 इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा के सामने वाली जो लाइन है ए बी ये है परपेंडिकुलर, जबकि जो अल्फा के पास वाली साइड है ए ई ये है बेस। तो यहां पर राइट करेंगे ए बी अपॉन ए ई, ए बी अपॉन ए ई राइट कर लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद 10 अल्फा और 10 बीटा की जो ये वैल्यूज है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग these values in equation 1। तो इक्वेशन 1 है m इक्वल 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। 10 बीटा की वैल्यू है ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश ई। नेक्स्ट 10 अल्फा की जो वैल्यू है वो है ए बी अपॉन ए ई। तो इसे राइट करेंगे ए बी अपॉन ए ई। m इक्वल राइट कर सकते हैं, ये जो ए ई है ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जबकि जो ए डबल डैश ई है वो नीचे आ जाएगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में क्या लिखा था ए बी, अब ये जाएगा ऊपर,
ए ई, और ये आ जाएगा नीचे अपॉन ए डबल डैश ई। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 और इसे यहीं छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम इसे राइट कर सकते हैं, कैपिटल एम इक्वल ए डबल डैश बी डबल डैश ए ई, और ये नीचे वाली जो वैल्यू है इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में राइट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ए डबल डैश ई, और ए बी को बाद में राइट करेंगे अपॉन ए बी, और इसको मानेंगे इक्वेशन 2 और इसे यहीं छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आगे जो है ये जो ट्राइंगल है ए डबल डैश बी डबल डैश ई, ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई इस छोटे ट्राइंगल के सिमिलर है, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए दोनों सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ई सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई के, और सिमिलर ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो एक ही रेशियो होती है। तो जैसे कि इसकी साइड है ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल हो जाएगा ए डबल डैश ई अपॉन ए डैश ई के। तो इसको हम राइट कर सकते हैं ए डबल डैश ई अपॉन ए डैश ई। नेक्स्ट ए डबल डैश बी डबल डैश, अभी जो ए डबल डैश ई है ना इसे अपॉन में रहेंगे और ए डैश बी डैश को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए डबल डैश ई इक्वल ए डबल डैश ई अपॉन में आ गया, ये जो अपॉन में ए डैश बी डैश है इसे ऊपर मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई। अब ये जो वैल्यू है ना ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश ई, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश ई, ये जो वैल्यू है इसकी ये वाली वैल्यू इसको हम इसके प्लेस पर राइट करेंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में कैपिटल एम इक्वल राइट करेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश ई के प्लेस पर इसकी जो ये वैल्यू है इसे राइट करेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई। तो ये जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई इंटू बाकी सब ऐसे रहेगा ए ई अपॉन ए बी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कैपिटल एम इक्वल ए डैश बी डैश ऐसे लिखा रहेगा, ए ई भी ऐसे लिखा रहने देंगे, इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर देंगे, ए बी को पहले राइट कर देंगे और ए डैश ई को बाद में राइट कर देंगे। तो ए बी आ जाएगा पहले अपॉन ए बी और ए डैश ई बाद में राइट चला जाएगा ए डैश ई। अब इसमें जो ए डैश बी डैश है ना, ए डैश बी डैश क्या है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसकी इमेज है, जबकि ए बी क्या है, ए बी जो है ऑब्जेक्टिव लेंस की ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जो ए डैश बी डैश है ना ये तो है हाइट ऑफ इमेज और ए बी जो है ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो लिखा है ना ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो लिखा है, किस लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट राइट करेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए या किसी भी लेंस के लिए उसकी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन, और इसे स्मॉल एम से नोट करते हैं। और ये जो मैग्निफिकेशन होता है ना ये डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के इक्वल होता है। जैसे कि डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है इस ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज है वो है ए डैश बी डैश, और इसकी इस लेंस से जो डिस्टेंस है वो है वी ओ, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, और वी जो है ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ए डैश बी डैश जो कि इसकी इमेज है इसकी डिस्टेंस है वी ओ, यहां पर राइट करेंगे वी ओ अपॉन, अपॉन में आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है यूओ, ये इसकी डिस्टेंस है यूओ, तो अपॉन में राइट करेंगे यूओ। लेकिन जो इमेज है वो तो राइट साइड में है इसलिए डिस्टेंस प्लस होगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट की डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाएगा। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जो ये वैल्यू है ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी के प्लेस पर राइट करेंगे यहाँ इधर, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में कैपिटल एम जो कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप है वो है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस वी ओ अपॉन यूओ। तो कैपिटल एम इक्वल ए डैश बी डैश अपॉन ए बी में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी के प्लेस पर राइट करेंगे माइनस वी ओ अपॉन यूओ, तो यहां पर आएगा माइनस वी ओ
अपॉन यूओ। अब इसके बाद नेक्स्ट है एई। तो एई क्या है, एई देख लेते हैं, मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जो वैल्यू थी वो थी माइनस वीओ अपॉन यूओ, तो इसके प्लेस पर तो आ गया माइनस वीओ अपॉन यूओ। अब इसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई में लिखा है एई अपॉन ए डैश ई। तो ए डैश ई, ए डैश ई, ये है ए डैश और ये है ई। ए डैश से ई तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, यूई। और क्योंकि ये डिस्टेंस जो है लेफ्ट साइड में, इसलिए इसको हम माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगी माइनस यूई। मतलब जो ए डैश ई है ना, इसके प्लेस पर तो हो जाएगा माइनस यूई, माइनस यूई। अब एक चीज और बची है एई। एई देख लेते हैं क्या है एई। तो एई जो है ना, ए से ई तक की डिस्टेंस है। पॉइंट ए कहां पर है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखी है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, जिसको हमें जो है लार्ज करके देखना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये इस आई लेंस से इतनी डिस्टेंस पर रखी जाती है कि ये जो ना हमें क्लियर दिखाई दे, ठीक है ना। तो हमारी आईज से वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर रखी कोई ऑब्जेक्ट हम क्लियर देख सकते हैं, उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब हमारी आईज के पास वो डिस्टेंस, जिस मिनिमम डिस्टेंस तक की चीजों को हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, उस डिस्टेंस को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और क्योंकि एक डिस्टेंस है तो इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। और ये जो कैपिटल डी होता है ना, एक हेल्दी पर्सन के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब एक हेल्दी पर्सन जो है अपनी आईज से 25 सेंटीमीटर की लीस्ट डिस्टेंस पर रखी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखी जाती है, जिसको डिनोट करते हैं डी से। और डी की जो वैल्यू होती है वो होती है 25। तो ऑब्जेक्टिव सॉरी आई लेंस से जो ए की डिस्टेंस है ना, ये हो जाएगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसको हम डिनोट कर लेंगे कैपिटल डी से। और ये भी जो डिस्टेंस है ये आई लेंस के लेफ्ट साइड में है। तो ए से ई तक की जो ये डिस्टेंस है ये है डी, और डी की वैल्यू कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो इसलिए हम माइनस डी लेंगे। तो ए ई, ए से ई तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी माइनस डी। तो यहां पर ऐड करेंगे माइनस डी, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल। तो ये हो जाएगा कैपिटल एम इक्वल माइनस वीओ अपॉन यूओ, और इनटू में आएगा डी अपॉन यूई। तो यहां पर ऐड करेंगे डी अपॉन यूई, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 4, और इसको भी यही छोड़ देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अब इसके बाद इक्वेशन 4 में जो यूई है वो है आई लेंस से इमेज की डिस्टेंस। तो अब हम इस इमेज की डिस्टेंस की जो वैल्यू है यूई से फाइंड करेंगे आई लेंस के लिए, फॉर आई लेंस। तो आई लेंस के लिए, आई लेंस के ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो है यूई। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से डिनोट करते हैं, और यू की वैल्यू क्या है यूई। अब क्योंकि ये डिस्टेंस जो है आई लेंस के लेफ्ट साइड में है तो इससे इसको डिनोट करेंगे माइनस यूई से। इसी तरह से इस ऑब्जेक्टिव लेंस की जो सॉरी आई लेंस की जो इमेज है वो है ए डबल डैश बी डबल डैश, जिसकी आई लेंस से जो डिस्टेंस है वो है वीई। डिस्टेंस ऑफ इमेज को डिनोट करते हैं वी से, और वी की जो वैल्यू है वो है वीई। लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस भी लेफ्ट साइड है इसलिए यहां पर हम राइट करेंगे माइनस साइन। अब बात कर लेते हैं फोकल लेंथ की। तो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है उसकी राइट साइड में होता है। तो क्योंकि फोकस राइट साइड में है तो फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी एफ, उसको डिनोट करेंगे प्लस एफ पी से। नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू क्या है प्लस एफ ई, तो f के प्लेस पर आएगा एफ ई। v की वैल्यू है माइनस वीई, तो यहां पर आएगा 1/-वीई। नेक्स्ट माइनस साइन u के प्लेस पर ऐड करेंगे माइनस यूई। तो क्योंकि u की वैल्यू माइनस यू ही है और यहाँ पर ही माइनस साइन है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा 1/ui। अब अगर हम यहाँ से 1/ui की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस 1/vi इधर आकर हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/ui
इक्वल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन वी को ले लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ पी प्लस 1 अपॉन वीई, 1 अपॉन वीई। 1 अपॉन यूई की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन एफ पी प्लस 1 अपॉन वीई। इस वैल्यू को हम लगाएंगे इक्वेशन 4 में 1 अपॉन यूई के प्लेस पर, तो कैपिटल एम इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 जो है वो क्या है, कैपिटल एम इक्वल माइनस वीओ अपॉन यूओ माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन यूई। तो डी को तो राइट कर लेंगे, लेकिन जो अपॉन में यूई है ना उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 1 अपॉन यूई। 1 अपॉन यूई की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एफ पी प्लस 1 अपॉन वीई, 1 अपॉन एफ पी प्लस 1 अपॉन वीई। इसके बाद हम राइट कर सकते हैं कैपिटल एम इक्वल माइनस वीओ अपॉन यूओ, डी की मल्टीप्लाई अंदर बॉक्स में कर देंगे तो ये जाएगा डी इंटू 1 डी अपॉन एफ पी, और डी की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो डी अपॉन वीई। तो ये जो फॉर्मूला है ना ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला है। और इसके बाद जो है दो सिचुएशन हो सकती है, इसमें से केस फर्स्ट क्या है ये देख लेते हैं। तो केस फर्स्ट, जब ये फाइनल इमेज जो कि ए डबल डैश बी डबल डैश है ये आई लेंस से बनती है डी पर। डी क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, मतलब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बनती है। तो आई लेंस से फाइनल इमेज की जो डिस्टेंस है वीई उसको हम क्या राइट कर सकते हैं, डी। तो केस फर्स्ट है जब वीई इक्वल हो डी, मतलब जो फाइनल इमेज है वो आई लेंस से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है, जिसको डी से नोट करते हैं, तो वी की वैल्यू जाएगी डी। तो यहाँ पर हम वी के बेस पर डी राइट करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल एम इक्वल माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन एफ पी प्लस डी वीई। तो वी के प्लेस पर क्या राइट करेंगे, डी, तो अपॉन में आ जाएगा डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एम इक्वल माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ पी। तो ये जो है मैग्निफिकेशन पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की उस सिचुएशन में जब फाइनल इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है, मींस 25 सेंटीमीटर दूर इमेज बनती है, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में अगर हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो देख लेते हैं लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगी। लेंथ को डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। तो इस सिचुएशन में जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है डी पर। तो मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, इसकी जो डिस्टेंस है वो आई लेंस से कितनी है, यूई, और ऑब्जेक्टिव लेंस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, वीओ। मतलब ये जो इमेज बनी है ये इस लेंस के लिए तो इमेज है, लेकिन इस लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी माइक्रोस्कोप की जो लेंथ होती है वो उसके ऑब्जेक्टिव और आई लेंस के बीच की डिस्टेंस होती है, और ये जो डिस्टेंस है ये टू डिस्टेंसेस से मिलकर बनी है, वीओ प्लस यूई। तो इस सिचुएशन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी वीओ प्लस यूई। अब इसके बाद केस सेकंड, तो केस सेकंड देख लेते हैं केस सेकंड क्या होगा। केस सेकंड है कि जब फाइनल इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ना बनकर इंफिनिटी पर बनती है। तो इंफिनिटी पर कैसे बनेगी ये देख लेते हैं। तो इसके लिए जो हमें डायग्राम फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम एक स्मॉल छोटा डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, और यहाँ पर ये जो है आई लेंस है। एक ऑब्जेक्ट जो इसके सामने रखी है, तो सबसे पहले ये इसकी इमेज बनाता है किसी पॉइंट पर, और मान लेते हैं कि ये जो इमेज है ये जहां पर ही बन रही थी, हमने इन लेंसों की बीच की डिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट कर लिया कि ये जो इमेज है ना, इस लेंस की जो इमेज है वो इस लेंस के फोकस पर बन रही है, एफ पर। तो अब क्या होगा, जब कॉन्वेक्स लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट उसके फोकस पर होती है तो एक रे को पैरेलल लेकर जाते हैं, पैरेलल लाइट रे हमेशा फोकस से जाती है, दूसरी रे को उसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाते हैं, और ये रेस आगे तो कहीं नहीं मिल पाती। तो अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं या आगे बढ़ाएं किसी भी डायरेक्शन में मिल नहीं पाएंगी। तो जो रेस कहीं नहीं मिलती वो होती है पैरेलल रेस, और पैरेलल रेस जो है इंफिनिटी पर जाकर मिल जाती है। तो इस सिचुएशन में जो इमेज बनेगी वो इंफिनिटी पर बनेगी। तो अगर इमेज इंफिनिटी पर बनेगी तो फॉर्मूले में जहां पर हमने राइट किया था डी,
डी के प्लेस पर क्या आएगा, इंफिनिटी। तो कैपिटल एम इक्वल हो जाएगा माइनस वीओ अपॉन यूओ। ये कैसे सेकंड है जब फाइनल इमेज जो है इंफिनिटी पर बनती है। तो फॉर्मूला क्या था, माइनस वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन एफ ई प्लस डी, और जहां पर हमने राइट किया था कैपिटल डी वी के प्लेस पर, वहां पर आएगा इंफिनिटी, और इंफिनिटी से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर क्या हो जाता है, जीरो। तो माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन एफ ई, और यहां पर क्या आएगा, जीरो। तो कैपिटल एम इक्वल माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू जीरो को छोड़ देंगे तो ये जाएगा डी अपॉन एफ ई। तो फाइनल इमेज जब इंफिनिटी पर बनती है तो उस सिचुएशन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो होती है कैपिटल एम इक्वल माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन एफ ई। इस सिचुएशन में लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फाइंड कर लेते हैं, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देख लेते हैं अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो लेंथ जो है वो होती है डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस। और इस बार जो ये डिस्टेंस है ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस एफ ई, और इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसकी इमेज की डिस्टेंस वीई सॉरी वीओ के सम के इक्वल होगी। तो जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनती है तो उस सिचुएशन में लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है एल इक्वल वीओ प्लस एफ पी। क्लियर? आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी इस टॉपिक में किसी को कोई भी कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।